मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट इस बात की है, मेरी रैंक 1 पर्सनली से हट के, कि ये हिंदी माध्यम के लिए पहली रैंक आना हम सब हिंदी भाषियों के लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं एक अलग तरह का बूस्टअप फील होता है। एक लगता है कि हाँ, अब जो है हिंदी मीडियम के छात्र भी इस एग्जाम के लिए सिर्फ सिलेक्शन का नहीं, टॉप रैंक का जो है ड्रीम कर सकते हैं। और जो मुझे सर ने एक वो दिया था कि हाँ 3 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। सबसे पहला उन्होंने बोला था कि आपके कौन से 3 बातें हैं आपकी लाइफ में जो आपकी सफलता के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं बोलूंगा, मेरी जो स्ट्रेटजी रही है उसमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज किया है कि मुझे किन चीजों को पढ़ने से फायदा होगा, किन चीजों को पढ़ने से नुकसान होगा। मैंने इवन कभी कभी मतलब अगर 4 घंटे की पढ़ाई करी है तो 2 घंटे एनालाइज करने में ध्यान दिया है कि मुझे अगले 2 घंटे में क्या पढ़ना है। इससे मेरा टाइम काफी बचा है। और प्लस मैंने काफी जैसे ट्रिक्स बना के, कोड बना के, ये सब बना के भी काफी फैक्ट याद किए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि स्मार्ट स्टडी। दूसरा कि मेरे अंदर जो एक कहते हैं ना कंसिस्टेंसी की काफी जो है, सर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी चीज है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैं वैसे लोगों में नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी या 14 घंटे पढ़ाई करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक पहले भी बोला है कि मैंने वीकली टारगेट्स रखे। मैंने एक वीक में 50 घंटे का टारगेट दिया खुद को कि मैं 50 घंटे पढ़ूंगा एक वीक में, चाहे अगर 4 दिन में पढ़ लूंगा तो 3 दिन ऑफ पे रहूंगा। मैंने खुद को एक तरीके से जॉब दी कि आपको 50 घंटे जो है ना पूरी तरीके से स्टडी में बिताना है और जो टारगेट्स है उसको कंप्लीट करना है। तो मेनली मेरा ये रहा कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहा इन सब कारण से, क्योंकि मैंने मोस्टली 6 दिन पढ़ाई करी और एक दिन बिल्कुल मैंने ऑफ दिया खुद को। तो एक स्ट्रेस फ्री वातावरण में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो है आपकी स्ट्रेटजी जो है ये होनी चाहिए। और तीसरा जो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में है वो है मेरा डेडिकेशन। कि अगर इस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए इस एग्जाम के प्रति। आपको लगना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाना है तो क्यों जाना है, मैं क्यों डेडिकेट होना चाहता हूँ। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जो जिसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी है, बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी है। तो ओवरऑल जो अगर आप समझेंगे अपने आप को कि मैं इस फील्ड के लिए अगर एक बार तैयारी करने के लिए आया हूं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में। बहुत बार मतलब सालों की तैयारी में आपको मन करेगा कि इस बार छोड़ दूं, ये करूं, आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्या करूं। कभी कभी ऐसा लगेगा प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप बस ये सोचना कि मैंने शुरू क्यों किया था। बस अगर ये सोचोगे आप तो जरूर आप जो है इस एग्जाम की कंसिस्टेंसी को बना के रखोगे। ये 3 बातें। गलतियों की बात, मैंने पहली गलती की थी कि मैंने साइंस की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी पहले 67th वाले अटेम्प्ट में, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसको मैंने रियलाइज किया। जो 67 का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद के जो 3 महीने मुझे मिले थे, उन 3 महीनों में मैंने 4 से 5 बार एनसीईआरटीज को पढ़ के इस जो है प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, और इसका मुझे आगे काफी फायदा हुआ साइंस की एनसीईआरटीज को। तो क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि नहीं साइंस का क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी है तो साइंस ही पढ़ रहे हैं बचपन से। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप कोशिश करिए कि उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। गलती करना मनुष्य का जो ना एक जो है ना आम आदत है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना बहुत बड़ी चीज है, उसको पहचानना। दूसरा ये कह सकते हैं कि मेंस राइटिंग में पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे डेटा याद करके जाऊंगा और एग्जाम में कोट कर दूंगा। जैसा आप लोगों को भी लगता होगा कि हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, पूरा डेटा मुझे याद रहेगा और मैं एग्जाम में जाके लिख दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जाम में आपने जो आंसर राइटिंग में जो सिंप्लिसिटी दिखाई है, जो नॉर्मल डेटा यूज किए हैं, जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में है, आप वही लिख पाते हो।
तो आप अपनी इन सब डेटा फैक्ट को रटने की बजाय आप ये ध्यान दो कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी है। अगर आपकी आंसर राइटिंग में जो 3 पार्ट है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन बॉडी है या फिर कंक्लूजन है वो बैलेंस होना चाहिए, तो इस पर ध्यान देना। और तीसरी जो मुझे लगा कि मैंने गलती करी उस टाइम पे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया, कि मैंने जो है प्रॉपर शुरू में उतना अच्छा गाइडेंस नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला। ओनली आईएएस से कैसे जुड़ा हूँ, मैंने कोई ऐसा इसका ऐसा कोर्स नहीं लिया है, लेकिन 2019 में सर का जो है प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स आता था और एडिटोरियल डिस्कशन, वो मैंने लगातार 4-5 साल देखा है। प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स सर का तो बाद में बंद भी हो गया, और मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि सुमित सर का जो कंटेंट है एडिटोरियल डिस्कशंस में, या फिर अब तो प्रीलिम्स बूस्टर कोई और करता है शायद, या उसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन जो एडिटोरियल डिस्कशंस में सर की जो आवाज है ना, वो आपके ना एग्जाम में आपके कानों में गूंजेगी कि सर ने ये बोला था, आप ऐसे चाहे इसको करें। तो इसके लिए ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूं कि मुझे मतलब कुछ मोटिवेशन मिला या कुछ। सर, मैं पर्सनली सर के लिए आया था कि मुझे एक तो सर से मिलना मेरा ड्रीम था। मैंने सोचा था जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, सर को एक मेल लिखूंगा कि सर आपके जो है इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट रहा है, सर आपके कोर्सेस फॉलो किए हैं काफी ज्यादा। जैसे 2019-20 की बात बताता हूँ, यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा था, सर के आर्ट एंड कल्चर का एक 3-4 घंटे का वीडियो आया था। मुझे आर्ट एंड कल्चर में शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन सर की वीडियो देखने के बाद जब 68 बीपीएससी में टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा गया, मुझे वही याद था कि सर ने ये वाला पढ़ाया हुआ है। तो एक होता है, वो होता है ना, ऑरा बोलते हैं जिसको, वो सर के अंदर है। सर की आवाज में बहुत ज्यादा वो जादू है, क्योंकि सर को तो आज आप फेस रिवील पे देख रहे हो। हमने तो 2 से 3 साल, आई थिंक सर 2022 तक सर ने कोई फेस रिवील नहीं किया था, हमने सिर्फ आवाज सुनी थी सर की। तो काफी लॉन्ग टर्म तक इनडायरेक्टली जो है ओनली आईएएस से जुड़ा रहा। प्रीलिम्स में किसी ने मुझे रिवीजन मॉड्यूल्स भेजे थे जो प्रीलिम्स के लिए आते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के। तो 69 बीपीएससी में चूंकि टाइम कम था, तो उस टाइम पे वो रिवीजन मॉड्यूल पढ़े थे, साथ में जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें मॉक दिया था, और काफी अच्छा मॉक था, काफी मतलब खुशी हुई थी। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो एक तरीके से मोटिवेट रहें और अच्छे दोस्त भी बनाएं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है। उन 4 दोस्तों में एक मेरा रूममेट था, एक हुआ अंकित, वो बैठा हुआ है, और एक और जो है एक और दोस्त है। तो जो मेरा रूममेट है इस बार 69 बीपीएससी का वो रैंक 20 है। इसके अलावा जो एक श्रवण है वो 68 बीपीएससी का रैंक 33 है, वो डीवाईएसपी है, और अंकित जो है वो ऑडिट ऑफिसर है। तो हम चारों ने काफी डिस्कशंस किए सब्जेक्ट्स पे, और काफी सारे जो है एक दूसरे से इंटरचेंज किया चीजों को। तो इसका फायदा मिला। अगर आप, ये होता है ना, जब हम डिस्कशन करते हैं ना दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन अलग है, लेकिन दोस्तों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं तो वो चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो मेरा यही रहेगा कि अगर कोई करंट अफेयर का टॉपिक आता है या कुछ आता है, तो आप लोग आपस में भी डिस्कस करें, उसके पॉइंट्स पॉजिटिव निगेटिव जरूर ढूंढे। न्यूज़पेपर जो मैंने फॉलो किया है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर फॉलो किए हैं, क्योंकि उस टाइम पे हिंदी में कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो है बहुत वो रहता था, लेकिन मुझे अपनी हिंदी भाषा भी धीरे धीरे सुधारनी थी। तो हिंदी में मैंने दैनिक भास्कर का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो यूज किया है, और मैंने रेगुलर द हिंदू पढ़ा है। एडिटोरियल डिस्कशन सर के साथ वो छोड़ देता था मैं कि सर के साथ कर लेंगे। तो बस यही है सर, धन्यवाद सर।